जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग मई माह की क्रॉनिकल पत्रिका के वन लाइनर क्वेश्चनों के अंतिम वीडियो देखेंगे। इसके पश्चात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीआरपीबी और यूपी पीएससी सभी आयोगों द्वारा जो लंबित भर्तियां हैं और जो आगामी आने वाली भर्तियां हैं सभी इलेक्शन के कारण रुकी हुई हैं। और जैसे ही इलेक्शन के रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे वैसे ही जून के सेकेंड वीक से भर्तियों का कार्य तेज़ी से शुरू हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स एक निरंतर प्रक्रिया है जिसको आप लोग इसको निरंतर पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी में लगातार सुधार होता रहे। तो चलिए बिना देरी हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित पॉइंट्स को देखेंगे। पहला है कि हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A ने 28 मार्च 2024 को कहाँ से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो यह बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL से सफलतापूर्वक अपनी उड़ान को पूर्ण किया है। किसने? हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने। अगला प्रश्न है कि स्काई रूट एरोस्पेस ने 27 मार्च 2024 को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया कलाम 250। इसका नाम रखा गया कलाम 250। अगला प्रश्न है कि रूस का कौन सा स्पेस क्राफ्ट 26 मार्च 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा है? इसका नाम सोयूज D-25 है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिवशक्ति को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो यह मान्यता अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU के द्वारा प्रदान की गई है। भारतीय नौसेना ने 23 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के अंतर्गत चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे किए हैं? ऑपरेशन संकल्प के कुल 100 दिन पूरे हो चुके हैं। भारतीय नौसेना ने इस अभियान को चलाया था। अगला प्रश्न है स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक अर्थात ट्यूबरक्लोसिस या TB के किस टीके का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर दिया है? तो यह है MTB-वैक। कौन से ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए? क्रिस ब्राउन ये पहले व्यक्ति बने हैं जो कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुँचे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की है? इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग 22 मार्च 2024 को की है। किसके द्वारा की गई है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ध्यान रखेंगे हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न अन्वेषण और खोजों के लिए उत्तरदायी संगठन है इसरो, जो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 20 मार्च 2024 को युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? मैसूरू में, जो कि कर्नाटक में स्थित है।
अगला है पर्यावरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। हाल ही में जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में लगभग 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। यह रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई थी। इसे यूनेप कहा जाता है। ध्यान रहे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023 नामक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन ने प्रकाशित की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आपको बता दें कि WMO प्रतिवर्ष वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी करता है और अभी हाल ही में 2023 की रिपोर्ट इसने जारी किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यदि बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब चूँकि स्थापना इसकी 24 मार्च को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति बटरफ्लाई सिकाडा की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज मेघालय में की गई है। राजधानी क्या है इसकी? शिलोंग है। हाल ही में किन 2 संस्थानों के शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में वन्य छिपकली वाइल्ड गेको की 4 नई प्रजातियों की खोज की है? शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर SUK और ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा खोज की गई है इसकी। अब हम लोग कुछ रिपोर्ट और सूचकांक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी HDI और ILO द्वारा 26 मार्च 2024 को जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में कितने प्रतिशत युवा हैं? 83% युवा हैं भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, जिन्हें अपने भविष्य को लेकर के इधर उधर भटकना पड़ रहा है और रोजगार के लिए पलायन लगातार कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में HDI और ILO ने 26 मार्च 2024 को भारत पर यह रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत में काम तलाश करने में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा लोग हैं। ये बहुत ही मतलब कि विषम परिस्थिति है, दर्दनाक है कि कैसे होगा देश का भविष्य आगे। अगला देख लेते हैं। 20 मार्च जब युवा ही बेरोजगार होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है देश का विकास। 20 मार्च 2024 को जारी 143 देशों को प्रसन्नता सूचकांक, मेरे हिसाब से तो ये सब रिपोर्ट जो आजकल के राजनेता लोग चुनाव में बहुत उछल रहे हैं उन लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ते लिखते हैं नहीं तो उनको कुछ पता रहता नहीं है और अब उसके आगे क्या कहा जाए। खैर, 20 मार्च 2024 को जारी 143 देशों के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे, 143 देशों में हैप्पीनेस के मामले में हम लोग 126वें नंबर पर आते हैं। और अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO के द्वारा जारी की गई है। स्विस संगठन IQAir की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, जो कि कहाँ का है? बिहार का। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। स्विस संगठन IQAir ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो प्रतिवर्ष वायु गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट जारी करती है और इसने अभी हाल ही में जो
अपनी रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहर किसको घोषित किया है? बिहार के बेगूसराय को। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो पहले 135वें नंबर पे थी, 135वें पे थी, अब 134वें नंबर पर, यानी एक रैंक का सुधार हुआ है भारत में। आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक संस्था है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिसको शॉर्टकट में HDI कहा जाता है। और अभी हाल ही में दुनिया के 193 देशों की लिस्ट में भारत को 134वीं रैंक प्रदान की गई है। HDI के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 मदों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले आपकी सभी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हैं, दूसरा जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, और तीसरा लिटरेसी अर्थात साक्षरता कितनी है। तो इन तीनों मापदंडों के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा का 1 दशक रिपोर्ट का विमोचन कब किया है? इसका विमोचन 14 मार्च 2024 को किया गया है। अगला बिंदु है कि योजना और कार्यक्रम पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है? वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने 15 मार्च 2024 को राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन गुजरात में किस कार्यक्रम से संबंधित पुस्तक और वीडियो जारी किया है? तो इसका नाम रखा गया सागर परिक्रमा कार्यक्रम 2024। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की केंद्रीय सलाहकार समिति ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध अर्थात AMR पर प्राधिकरण की कार्य योजना का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका अनावरण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया है। ध्यान रखेंगे, कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र भी है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक ऐसा नगर है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। ऑप्शन ना होने पर मुंबई का चयन कर सकते हैं आप। देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बांस संवर्धन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया गया है? भारत की झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब जारी किया है? तो इसको 13 मार्च 2024 को जारी किया गया है। 13 मार्च 2014 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल के लिए तीसरा और अंतिम आउटरीच कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया गया है। खेल परिदृश्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जिनका नाम था लैरी लॉयड का निधन हो गया है, वे किस देश से संबंधित थे?
तो ध्यान रहे कि लैरी लॉयड इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिसके कारण इनका नाम चर्चा में रहा। क्या नाम है? लैरी लॉयड। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है कि बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो यह टाइटल हरियाणा ने जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला, टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने लेबनान में WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? श्रीजा आकुला ने जीता है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 21 मार्च 2024 को WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? जी साथियान ने जीता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक केरल की नयना जेम्स ने जीता है। अगला प्रश्न है कि प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है अंश नेरुरकर। क्या नाम है? अंश नेरुरकर। भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किस टेनिस खिलाड़ी के नाम की घोषणा किया है? तो इनका नाम है अचंता शरत कमल, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? पंकज आडवाणी को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ITTF विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इनको 34वीं रैंक प्रदान की गई है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग बनती है उसमें भारतीय टेनिस स्टार अचंता शरत कमल को 34वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग ने किस दिव्यांग तीरंदाज को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? इनका नाम है शीतल देवी। अगला प्रश्न है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 को जीत लिया है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट से। ध्यान रखिएगा, ये WPL है यानी वोमेन प्रीमियर लीग यानी महिलाओं का है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि ITF M24 टेनिस टूर्नामेंट में करण सिंह को हराकर सिंगल्स मुकाबला किसने जीता है? रामकुमार रामानाथन ने जीत लिया है। अगला बिंदु है कि मुंबई ने किसे 169 रन से हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो विदर्भ को हरा करके यह 42वीं बार ऐसा मौका है जब रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने अपने नाम किया है, और इस बार किसको हराया है? विदर्भ को हराया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी KIRTI कृति नाम रखा गया इसका। तो यहीं पर टोटल प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, और इस प्रकार से मई माह का पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में इसी वन लाइनर क्वेश्चंस पर आधारित
हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो देखेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, निरंतर आप लोग पढ़ते रहिए। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।